हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इंटरप्रेन्योरशिप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम ना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह की पिछले 3 वीडियो को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको इंटरप्रेन्योरशिप का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने अकाउंटेंसी के क्रैश कोर्स को स्टार्ट करा है, वहाँ में मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ हर एक चैप्टर का। अब तक मैंने एनपीओ, पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, इन सभी चैप्टर्स की कंप्लीट रिवीजन आप सभी को करवा रखी है। और साथ ही साथ मैंने आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं सारे चैप्टर्स के। तो उस सीरीज़ को स्टार्टिंग तक फॉलो बहुत ज़रूर करना आप लोग, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज़ को आप स्टार्टिंग तक फॉलो करोगे तो बिलीव मी, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ही होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। आपके पास इतने सारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डबल ऑप्शंस मिलते हैं, आपको पता होगा। आपसे टोटल एग्जाम में 200 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन से मिलते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इसलिए उस सीरीज़ को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करना, ताकि एग्जाम में इतिहास रच कराओ। एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके लाओ आप अकाउंटेंसी में। और बाकी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और यहाँ पे हम बेसिक से सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। हम हर एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। हम सबसे पहले देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, फिर हम कवर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था शॉर्ट में कि अपॉर्चुनिटी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट, और एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। और मैंने आपको डिटेल में कवर भी करवाया था उस वीडियो में। तो मैं यहाँ पे फिर से उन सारी चीज़ों को बताकर वीडियो को लेंदी नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि निर्मित अवसर अवसर के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक ढांचा की रचना होती है, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर इज कम्पोज्ड ऑफ। तो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो सामाजिक ढांचा होता है, वो फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से होता है। इसकी रचना समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से होती है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? तो देखो, बाजार की मांग यानी कि मार्केट डिमांड को हम डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये क्वेश्चन शायद मैंने सैम्पल पेपर फर्स्ट में भी करवाया था। और अब देखना, जब मैंने 3 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप खुद से एक बार मॉडल पेपर को ओपन करना, और खुद से ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया था, उसे हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था उस टाइम। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना और कंप्लीट मॉडल पेपर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। वैसे जब हम अपनी सीरीज़ को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं खुद से मॉडल पेपर को आप सभी को सॉल्व करवाने के लिए देने वाला हूँ। मतलब आप खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को भी अपलोड कर दूंगा। मैं खुद से आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और आप सॉल्व कर भी दोगे इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांग की भविष्यवाणी। क्वेश्चन नंबर फोर है, मांग पूर्व अनुमान को किस रूप में जाना जाता है? तो मांग पूर्व अनुमान को हम बाजार मांग भी कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? यानी कि कौन से फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है जब हम किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को सेलेक्ट करते हैं? तो देखो, किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते टाइम, किसी भी सर्विस को सिलेक्ट करते टाइम हम उसकी कंपटीशन को देख लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जिस प्रोडक्ट को हम बनाने वाले हैं पहले से ही बहुत सारी इंटरप्राइज उसे बना रहे होंगे, तो ऐसे में हमारा फर्म चल नहीं पाएगा। इसलिए हम कंपटीशन को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्शन में कितना खर्च होने वाला है, कितना लागत लगने वाला है। और इसके अलावा हम लाभ की संभावना को भी वहाँ पे देख लेते हैं, इसे भी कंसिडर करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड ऑन, यहाँ पे डिमांड नहीं होगा, डिपेंड होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज, हम किसी एंटरप्राइज को सिलेक्ट करेंगे, ये एक एंटरप्रेन्योर की सेल्फ एबिलिटी पे, उसकी स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है, ना कि एकांकी व्यापार पर, और ना ही राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करता है, बल्कि वो एक साहसी का, एक एंटरप्रेन्योर का स्वयं की योग्यता पर, सेल्फ एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आप पहले से खुद से
सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, समझिए। जब मैं क्वेश्चंस को करवा देता हूँ उसके बाद मैं जो आंसर बताता हूँ तो आप चेक कर लो कि आपने कितने क्वेश्चंस को खुद से सही किया। और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो कि आप 28 में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। इस तरीके से मैं और ज़्यादा वीडियोज़ को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मुझे लगता है कि 1 से 2 स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और इसका रेटिंग इकोनॉमिक्स वीडियो ना आ रही है और ना ही वीडियो आ रही है बिजनेस स्टडी के, ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के और अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स अच्छे से कमेंट भी कर रहे थे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द डैश ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जो बिजनेस का साइज होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज होता है, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है, इस चीज़ को निर्धारित करता है कि वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप ये देख लो कि जो सोल ट्रेडिंग होता है उसमें हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें एक सिंगल ओनर होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में हम सोल ट्रेडिंग के मुकाबले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। वही कंपनी में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि साइज ऑफ एन बिजनेस डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो सिंपल सी बात है वो बहुत बड़ी साइज़ का बिजनेस कर रहा होगा, और अगर वो बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर वो सोल ट्रेडिंग होगा, तो सिंपल सी बात है उसका एक सिंगल सा ओनर होगा, ठीक है। तो इसलिए साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज अ मेन प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ बिजनेस। तो देखो, बिजनेस में एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है जिसके कारण हम सब बिजनेस करने से कतराते हैं, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 9 है, नियोजन है यानी कि प्लानिंग इज। तो प्लानिंग किस ओरिएंटेड होता है? तो जो प्लानिंग होता है हमारा, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, गुड्स ओरिएंटेड एंड मेंटल ओरिएंटेड, मतलब मेंटल प्रोसेस, ये तीनों होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब प्लानिंग करते हैं तो अपने गोल को देख लेते हैं। यहाँ पे गुड नहीं होगा, यहाँ पे गोल होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाहता था और यहाँ पे टाइप क्या हो चुका है। ये होगा गोल ओरिएंटेड, मतलब जो भी हम प्लानिंग करते हैं हम गोल को देख कर करते हैं, अपने लक्ष्य को देख कर करते हैं। वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि जो हमारा उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्लानिंग को बनाते हैं। और इसके अलावा ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, मतलब प्लानिंग को करने में हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, ये इसलिए ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, नियोजन में शामिल है प्लानिंग इन्वॉल्व्स। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, जब मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये स्टेटमेंट था एलन का। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। इसलिए प्लानिंग में क्या क्या शामिल होता है? प्लानिंग में शामिल होता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना पहचान व्यवहार कराती है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशंस डील विथ। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशंस डील विथ वायबल प्रोडक्ट आइडिया, यानी कि व्यवहार्थ परियोजना विचार से परियोजना पहचान व्यवहार कराती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो वायबल प्रोडक्ट आइडिया से डिटरमाइन करती है, डील करती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, यानी कि इक्विपमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन में कमी किस कारण होती है? बाहरी बाधाओं के कारण, एक्सटर्नल कॉस्ट के कारण इक्विपमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन में कमी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर अब 30 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती। तो जो परियोजना होती है वो नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन, कल्पना शक्ति और जोखिम, इन तीनों से संबंधित होती है, लेकिन सृजनता से यानी कि क्रिएटिवनेस से संबंधित नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस में मांग की संभावना यानी कि डिमांड की पोटेंशियल को पहचाना जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निवेश विश्लेषण संबंधित है, यानी कि इनपुट एनालिसिस डील्स विद। तो इनपुट एनालिसिस में हमें ये देखना पड़ता है कि संसाधन की कितनी आवश्यकता है, यानी कि निवेश विश्लेषण रिसोर्स रिक्वायरमेंट से संबंधित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 है, परियोजना तैयार की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद 2021 के फाइनल क्वेश्चन पेपर में या फिर
मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट को ना ही सिर्फ एंटरप्रेनर बल्कि प्रोमोटर्स, मैनेजर्स, इन तीनों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है। फिर अब 70 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज रिलेटेड विथ। तो ये रिलेट किससे करता है? ये रिलेटेड होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से, यानी कि मुद्रा की अभी की वर्तमान की मूल्य क्या है, इससे ये रिलेटेड होता है शुद्ध वर्तमान मूल्य। ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। शुद्ध वर्तमान मूल्य इसका नाम ही है, तो ये किससे संबंधित होगा? ये होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है। तो स्थायी कार्यशील पूंजी नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय। तो देखो, कोष को यानी कि फंड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे? हम करेंट एसेट में माइनस कर देते थे करेंट लायबिलिटी को, तो हमारा फंड निकल कर आ जाता था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य, यानी कि जो करेंट एसेट होता है, करेंट लायबिलिटी पर करेंट एसेट का अधिक को, इसका एक्सेस को हम फंड कहते थे। तो द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन एक्सेस करेंट एसेट ओवर करेंट लायबिलिटी। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कवर कर लिया। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, नकद क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि है, यानी कि इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट ड्यू टू कैश परचेजेज। तो कैश परचेज से जो हमारा फिक्स्ड एसेट में बढ़ोतरी हुआ, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ फंड का। अब सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक इसके अंतर्गत आता है, क्लोजिंग स्टॉक इसके अंतर्गत आता है। इन सारी चीज़ों को हमने पहले ही कवर कर ही लिया। तो जब हमारी फिक्स्ड एसेट में बढ़ोतरी हो रही है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाता है। ठीक है। यानी कि हमने कोष का प्रयोग किया है जिससे हमारी फिक्स्ड एसेट में बढ़ोतरी हुई है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, स्कंध आवर्त अनुपात आता है, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत ही आता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कंद आवर्त अनुपात क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत आता है। फिर अब 22 नंबर क्वेश्चन है, लाभ मात्रा अनुपात। तो ये तो मैंने आपको सैम्पल पेपर फर्स्ट या सेकंड में भी करवाया था। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। इससे हमारा लाभ मात्रा अनुपात निकल कर आ जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। फिर अब क्वेश्चन नंबर 23 है, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ, यानी कि वेंचर कैपिटल थाउट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन। तो वेंचर कैपिटल का जो थाउट था वो सबसे पहले अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्यमी पूंजी सबसे पहले अमेरिका में इसका विचार उत्पन्न हुआ था। ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वैसे देशों के लिए अच्छा होता है जहाँ पे वो विकास हो रहा होता है, ना ही वो विकसित होता है और ना ही वो पिछड़ा होता है, बल्कि विकासशील देश होता है। जैसे हमारा भारत है, यहाँ पे लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूजफुल होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेवलपिंग कंट्री के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूजफुल होता है। फिर अब 26 नंबर क्वेश्चन है, नग्न ऋण पत्र होते हैं, नेगेटिव डिबेंचर्स सर। तो इसे तो हमने अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। नग्न डिबेंचर्स, जो नेगेटिव डिबेंचर्स होते हैं वो होते हैं टोटली अनसिक्योर्ड। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नग्न ऋण पत्र असुरक्षित होते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 27 है, संघी एक तकनीक है, कॉग्लोमरेशन इज अ टेक्निक टू। तो डाइवर्सिटी इन अदर एरिया, यानी कि अन्य क्षेत्रों में विविधता करना ही संघी का एक टेक्निक होता है। ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे हम अदर एरिया में डाइवर्सिटी हासिल कर पाते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 28 नंबर क्वेश्चन है, बाजार बेधन में, यानी कि अंडर मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन में हम कैश सेल करते हैं। ठीक है। जैसे कोई स्कूटर है तो उसे हम कैश में सेल कर देते हैं। जैसे देखो, आप एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई एसेट है, कोई स्कूटर है, तो उसे अगर हमने कैश में सेल कर दिया तो वो होता है मार्केट पेनिट्रेशन में। तो 28 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल जो है ऑप्शन नंबर सी,
एन एसेट स्कूटर इज सोल्ड फॉर कैश, ये आता है अंडर मार्केट पेनिट्रेशन। इसके अलावा आप बाकी के एग्जाम्पल को देखो, जैसे स्कूटर इज एक्सचेंज फॉर अनदर, तो यहाँ पे कैश का यूज नहीं हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है एन ओल्ड एसेट स्कूटर इज एक्सचेंज फॉर न्यू, तो यहाँ पे भी कैश का यूज नहीं हुआ। कैश का यूज कहाँ पे हुआ? कैश पे हमने कब बेचा? जब हम मार्केट पेनिट्रेशन में स्कूटर को बेचते हैं तो हमें कैश मिलता है, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना कि इन 28 क्वेश्चन में से आप खुद से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए न्यू होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, और इसी तरीके से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन से रिपीट होंगे। बस आप सीरीज को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करना, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करने वाले हैं इसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि वातावरणीय विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं होती है। तो देखो, एनवायरमेंटल एनालिसिस की सबसे बड़ी सीमा ये होती है, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि जो एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब वो से कोई पता नहीं रहता। इसलिए सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि उपक्रमों की प्रभावशीलता की कोई गारंटी नहीं होती। आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का ही रहेगा तो आपकी इंटरप्राइज को सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसलिए ये इसकी सबसे पहले लिमिटेशन हो गई। सेकेंड लिमिटेशन है व्यवहारिकता में कठिनाई। तो ये जो हमारा प्लान होता है इसे इम्प्लीमेंट करने में हमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक एनवायरमेंटल मतलब ये डायनेमिक नेचर का होता है। तो ये इसका सेकेंड लिमिटेशन हो गया कि वातावरणीय विश्लेषण के कार्य रूप देना वस्तुतः एक जटिल काम है, ये कभी कभी अल्प अवधि के लिए भी प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है अनिश्चित भविष्य। तो फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो ये इसका थर्ड मेन लिमिटेशन है एनवायरमेंटल एनालिसिस का। अब कब कौन सा नया नया अपॉर्चुनिटी आ जाए क्या पता, कब कौन से चेंजेज आ जाए, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसका जो भविष्य होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। वातावरणीय विश्लेषण भविष्य की अनिश्चितता के संबंध में कुछ भी नहीं बताता है। व्यवसाय में नित्य प्रतिदिन नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, चाहे कितनी भी सावधानी क्यों नहीं रखी जाए, ठीक है। तो ये तीन मेन लिमिटेशंस थे एनवायरमेंटल एनालिसिस के, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लो, मैंने आपको बता दिया। अब आप इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया कि एनवायरमेंटल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशन होती है, क्या क्या सीमाएं होती है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है पूर्व अधिकांश क्या है, यानी कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। देखो, हमने अकाउंट्स में पढ़ा था शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पे कर दिया जाता है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। तो ये इनको प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड को पे करने में, तो इन्हें ही हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिन्हें हम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स विच हैव अ प्रेफरेंस टू गेट डिविडेंड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड रेट एंड रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल एट द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें पैसे हासिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाई विंडो ड्रेसिंग, यानी कि खिड़की प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। तो देखो, जो कंपनी वाले होते हैं कभी कभी वे क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, ज़्यादा लुभावने दिखाने के लिए वो प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि इन्वेस्टर को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। तो ये जो इलीगल मेथड होता है, ये जो इलीगल कार्य होता है, डिसऑनेस्ट कार्य होता है कंपनी के द्वारा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ताकि इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर पाए, यही कहलाता है विंडो ड्रेसिंग। क्योंकि सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर जब अट्रैक्ट होंगे तो वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस कारण वो विंडो ड्रेसिंग आमतौर पर किया करते हैं, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग क्या कहते हैं ये क्लियर हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो, एग्जामिनेशन इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। तो देखो, बिल्कुल ही सिंपल टर्म में मैं अगर बताऊँ आपको, तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है उन्हें हम साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करें, ये कहलाता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में किस तरीके से आंसर कर सकते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 से 4 लाइन में एग्जाम में आंसर कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आपको सिंपल टर्म्स में ये बता दिया कि जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटी होते हैं, जितने भी बिजनेस की एक्टिविटी होते हैं, उन सभी को साइंटिफिक तरीके से करना
साइंटिफिक तरीके से उन कार्य को कंप्लीट करना कहलाता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, कैसे? तो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, हाउ? तो देखो, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। इसका मतलब हमने देखा था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, मैनेजमेंट साइंस होता है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो मैनेजमेंट होता है वो मेनली बिहेवियरल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक आर्ट भी होता है। और हम ये भी देख चुके हैं, बिजनेस स्टडी में बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, कि यहाँ पे मैनेजमेंट में हमें एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों की ज़रूरत होती है। यानी कि आर्ट्स और साइंस मैनेजमेंट दोनों है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस दोनों कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में, तो या तो ऑब्जेक्टिव में बिजनेस स्टडी में, या तो आपके एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विपणन और विक्रय में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो देखो, जो हमारा सेलिंग होता है वो मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है, समझे? यानी कि मार्केटिंग जो हमारा होता है वो बिल्कुल प्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है, और जब तक उस प्रोडक्ट को आप अपने फाइनल कस्टमर तक ना पहुंचा दो और वो कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, तब तक के प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन सेलिंग का मतलब बस इतना हुआ कि जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया तो उसे मैंने सेल कर दिया, बस इतना ही काम करना होता है सेलिंग में। और जो सेलिंग होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो देखो, पहला पॉइंट है उद्देश्य। तो विपणन का उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर लाभ अर्जित करने से, यानी कि ये कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तक ये जो प्रोसेस होता है वो गुजरता है। कौन सा प्रोसेस? मार्केटिंग का प्रोसेस। लेकिन जो विक्रय होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव बस वस्तु तथा सेवाओं का अधिकतम विक्रय करना होता है, सेल करना होता है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया इस बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। फिर अब सेकेंड डिफरेंस है क्षेत्र। तो विपणन बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है, मतलब ये जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा चीज़ होता है, बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें सेलिंग का जो प्रोसेस है वो भी आता है। लेकिन सेलिंग बहुत ही छोटा प्रोसेस होता है, और यहाँ पे ये जो सेलिंग होता है ये मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है। इसलिए जो मार्केटिंग होता है वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, और जो हमारा सेलिंग हो गया वो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर अब थर्ड पॉइंट है प्रारंभ। तो विपणन का प्रारंभ वस्तु के निर्माण के विचार के साथ ही हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन अभी स्टार्ट भी ना हुआ उस टाइम से ही हम मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा सेलिंग होता है वो वस्तुओं के उत्पादन के बाद किया जाता है। ठीक है, सेल तो हम तभी करेंगे ना जब हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, तो इसलिए जो हमारा सेलिंग होता है वो वस्तुओं के उत्पादन के पश्चात होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है अंत। तो इसका एंड कब होता है? तो जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, फाइनल प्रोसेस तक ये जाता है, इसे हम कहते हैं मार्केटिंग, यानी कि इसका अंत ग्राहकों की संतुष्टि के बाद होता है। लेकिन जो हमारा विक्रय होता है इसका अंत विक्रय होने के बाद हो जाता है, यानी कि हमने सामान को सेल कर दिया तो सेलिंग का प्रोसेस खत्म। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस होते हैं मार्केटिंग और सेलिंग के बीच। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्पकालीन वित्त के साधन क्या है, यानी कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, मिडिल टर्म फाइनेंस के, इनके क्या क्या सोर्स होते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अगर हम बैंकिंग सोर्स के बारे में और नॉन बैंकिंग सोर्स के बारे में बात करें, तो बैंकिंग सोर्स में जो सबसे पहला होता है वो होता है सिक्योर्ड लोन, यानी कि सुरक्षित ऋण। इसके बाद होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक अधिविक्त। और इसके बाद आता है असुरक्षित लोन और बिलों पर कटौती। और जो गैर बैंकिंग साधन होते हैं, जो नॉन बैंकिंग सोर्सेज होते हैं, वो होता है व्यापारिक ऋण, खुला खाता, जन निक्षेप, बकाया दायित्व, कम समय के लिए ऋण और प्रतिज्ञा पत्र एवं हुंडी। ये सारे सोर्स होते हैं शॉर्ट टर्म लोन के। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन के क्या क्या सोर्स होते हैं? सबसे पहले हमने कवर किया बैंक सोर्स। बैंक सोर्स में हमने देखा सिक्योर्ड लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनसिक्योर्ड लोन एंड डिस्काउंटिंग बिल। एंड देन हमने कवर किया नॉन बैंकिंग सोर्स, और नॉन बैंकिंग सोर्स में हमने कवर किया ट्रेड लोन, ओपन अकाउंट, पब्लिक डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोमिसरी नोट्स एंड होल्डेज। ये सारे जो सोर्सेज होते हैं ये सारे शॉर्ट टर्म लोन के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो हमने बैंकिंग सोर्सेज और नॉन बैंकिंग सोर्सेज दोनों को कवर किया। इस तरीके से एग्जाम में आप आंसर करोगे तो आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो ही जाएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ। और इस वीडियो को आप जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, और इसके बाद आप लोग एक बार मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, और आखिर में कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट।